हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी पर। और आज का जो सेशन है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और कई स्टूडेंट्स को परेशान करने वाला टॉपिक है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड प्री का जो होता है, उसमें बैंक्स में जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें हम 30 में से 25 प्लस कैसे स्कोर करें। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये वाला टॉपिक कि यार इंग्लिश है, इंग्लिश पूछी क्यों जाती है। मतलब बैंक एग्ज़ाम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये इंग्लिश पूछने का औचित्य क्या है। मतलब बेसिकली अगर मान लो मैं नॉर्मली भी क्लासेस लेती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम इंग्लिश क्यों पूछी जाती है बैंक एग्ज़ाम्स में। तो चलो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करती हों, तो उनको पहले समझ लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को अटैम्प्ट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर प्री बैंक की बात कर रही हूँ, बैंक एग्जाम में प्री की अगर मैं बात करूँ तो हम 30 में से 25 प्लस को टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। यकीन मानिए बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इंडिविजुअल कट ऑफ 30 में से, कट ऑफ की बात कर रही हूँ, सिर्फ 12 to 13 जाता है इंग्लिश का। मतलब बच्चे इतना भी स्कोर नहीं कर पाते। और मोस्टली जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ये पता चला है, या फिर डेटा जो रिवील हुआ है कई साइट्स पे मैंने देखा, तो ये पता चला कि जो 40% बच्चे जो रिजेक्ट हुए हैं वो बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से रिजेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम्स में। मतलब उनके रीजनिंग मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया उन लोगों ने, पर उनका कट ऑफ यहाँ पर 11.5 रह गया, 10.5 रह गया, या 9 मार्क्स, इस तरह के कुछ मार्क्स आए हैं और वो इसको कट ऑफ नहीं कर पाए हैं। इस कारण से उनका साल का साल बर्बाद होता है। तो हम पहली बात तो इस साल के साल बर्बाद होने के ट्रैप में नहीं फंसे। कैसे नहीं फंसेंगे? जब तक हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं पता हो इंग्लिश को अटैम्प्ट किस तरह से करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो कि जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कट ऑफ 12-13 जा रहा है तो आप तो स्कोर आराम से 25 प्लस कर सकते हो। पर कंडीशन है आपको कुछ चीज़ें या फिर कुछ मिस्टेक्स जो आप रिपीटेडली करते आ रहे हैं वो ना करें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक कॉमन सा सवाल जो मुझसे मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि मैम ये इंग्लिश सेक्शन पूछा क्यों जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, क्यों पूछते हैं इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है एग्ज़ाम में। मैंने भी सोचा कि हाँ सही बात है। कभी हम बैंक जाते हैं, आप सभी के बैंक अकाउंट्स होंगे से, आप बैंक गए होंगे। कभी आपने देखा कोई मैनेजर अपने कैबिन से निकल कर आया है और वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा है, हे पास में दैट फाइल है, गिव मी द अकाउंट डिटेल्स ऑफ दैट अकाउंट नंबर, पर्टिकुलर अकाउंट नंबर। कभी आपने ऐसा देखा? नहीं ना। कभी आप बैंक गए हो, आपने देखा हो एम्प्लॉयज़ आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हो, हे गिव मी दैट फाइल, इस तरह से? नहीं ना। तो फिर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बैंक एग्जाम से रिलेटेड क्यों है उसको समझते हैं। देखिए कई सारे कारण हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो ये कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं बैंक में, आप जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, उसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं होती है। और बेसिकली जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, IBPS है, SBI है, वो ऐसे कैंडिडेट को लेना चाहती हैं जिसकी बहुत फाड़ इंग्लिश, वो ऐसा कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आपकी बहुत सुपर इंग्लिश हो। मतलब आप कोई भी वर्ड दिखे आप तुरंत उसका मीनिंग निकाल दो, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए उन्हें। उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसके सामने एक इंग्लिश का बेसिक सा एक लेटर लिखा हो, HO से मान लो कोई एक लेटर आया है तो वो उसको पढ़ के आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पाए। ठीक है, बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको समझ पाए। मतलब बेसिकली उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड कि वो बेसिक इंग्लिश की उसको अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो बेसिकली आप में ये चेक कर रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बी क्लियर। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये तो रटने वाली लैंग्वेज है, इसको रट लो काम बन जाएगा, एरर्स को रट लो, इतने 50-60 रूल रट लो काम बन जाएगा। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह मैथ्स है, जिस तरह रीजनिंग है, जिसमें आप
कैलकुलेशन करते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, सेम चीज़ें चलती हैं इंग्लिश में। देखो क्या होता है, आप मैथ्स पढ़ते होंगे, मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज को आप थोड़ा सा देखते हो, समझते हो, फिर उन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाती है, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हो? नहीं ना, आपको मैथमेटिक्स में भी कम से कम जो रिकमेंडेड सेट्स हैं वो हैं, आपको 70 से 80 क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तौरो करना है तो। यही करते हैं, सेम फॉर रीजनिंग में भी आपको पजल्स, अरे पजल्स अगर आप मान लीजिए आप सभी पजल्स लगाते होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट लगाते होंगे, क्या आपने 2 सिटिंग अरेंजमेंट लगाया और आपसे हर तरह की पजल बनने लग गई? क्या ऐसा हुआ कभी? नहीं ना। आप रीजनिंग में क्या करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। आपको कहीं पर भी पजल मिलती है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलता है, सिलॉक्स का क्वेश्चन मिलता है, आप तुरंत उसको लगाने बैठ जाते हो। तो बेसिकली आप उसकी क्या करते हो, प्रैक्टिस ही तो करते हो। तो फिर सेम बात इंग्लिश में क्यों नहीं? इंग्लिश में आपने सिर्फ रूल्स को रट लिया है, और अधिकतर मुझे बच्चे कहते हैं मैम हमें रूल तो पता है, बस हमसे एरर फाइंड नहीं होती। तो आपने रूल को सिर्फ रटा है ना, रटा है तो फिर भूल जाना कि एरर कभी फाइंड कर पाओगे। किसी भी सेक्शन को, लेट इट बी मैथ्स, रीजनिंग, जीए या इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने सॉल्व कर रहे हो, यानी कि आप उसको लेकर कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश के सेक्शन को अगर बहुत अच्छा करना है, ऐसा सेक्शन करना है कि यार ये तो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन में है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप हर सेक्शन से कम 100 क्वेश्चंस तो लगा कर चलो ही चलो। मिनिमम बता रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही करना है। अच्छा, हम उस सेक्शन पे आते हैं, उस बात पर आते हैं कि इंग्लिश क्यों पूछी जाती है बैंक एग्जाम्स में। पहला तो रीज़न आपको पता चल गया कि एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा रीज़न जो ये है कि इंग्लिश सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं है, ये बेसिकली, या फिर एग्जामिनर बेसिकली ये चेक करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिंग एबिलिटी कैसी है, या फिर कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी कैसी है। देखते हैं, 2 चीज़ें आपकी चेक होती है, एक तो डिसीजन मेकिंग और दूसरा कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी कैसी है। ये 2 चीज़ों को चेक किया जाता है। देखते हैं कैसे। अगर मान लो मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूँ, आपके एग्ज़ाम्स में अगर बैंक पोर्शन में इंग्लिश की मैं बात करूँ तो कम से कम 5-6 सेक्शंस आते हैं, जिसमें आरसी होता है, फिलर्स होता है, एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, ये सब चीज़ें आती है, पैराजम्बल्स होता है। डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका डिसीजन पावर कैसा है, यानी कि आपको पैसेजेस दिए हुए हैं तो आप कौन से पैसेज में किस तरह से डिसीजन लगाकर आप कौन से पैसेज को अप्रोच कर रहे हो, ये आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। देखो, एग्ज़ाम सिर्फ स्कोर करना नहीं है, आपके पास है 20 मिनट और क्वेश्चंस हैं आपके पास 30। इन 20 मिनट में आपको लगभग 25 क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही है, तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट को भी चेक करते हैं। दूसरा, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी, टोटली कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को ही चेक किया जा रहा है। आरसी दिया है, करना क्या है उसमें भाई, एक पैसेज दिया हुआ है, वहीं पर से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहीं पर ये आंसर छुपा हुआ है, तो आप बस पैसेज को रीड करो, कॉम्प्रिहेंड करो और आंसर लेके आओ, अगर इतना आसान है तो बेसिकली आपकी इन 2 चीज़ों को चेक किया जाता है इंग्लिश सेक्शन के थ्रू। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि इंग्लिश क्यों पूछी जाती है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम देती है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश वाला सेक्शन तो हमारा ऊपर नीचे ही है, तो हम क्या पता स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, एक बात है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, इनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो ये मत मानना कि अगर आपकी स्पोकन बहुत अच्छी है तो आप कन्वेंशनल इंग्लिश जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं उसमें भी आप बिल्कुल अटेम्प्ट करके आ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं हमेशा क्लास में कहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश और कन्वेंशनल इंग्लिश ये बहुत अलग स्ट्रीम्स हैं। स्पोकन इंग्लिश का लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक बात कम्युनिकेट हो पाए,
बस इतना। वहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड्स जो हैं, रूल्स हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं। बस वहाँ पे इतना मोटो है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक बात पहुँच जाए। लेकिन कन्वेंशनल इंग्लिश को इससे मतलब ही नहीं है। वो ये कहती है कि जो सेंटेंस फ्रेम हुआ है ये किस स्टैंडर्ड्स पे फ्रेम हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ने किस तरह से एक्ट किया है, उसकी क्वालिटी क्या है, आपको एक एक बेसिकली हर एक स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये हटा दो कि स्पोकन अच्छी है तो हम ग्रामर बहुत एफिशिएंटली कर लेंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। दूसरा, हिंदी मीडियम से हो तो ये दिमाग से हटा दो, पहली बात तो इंग्लिश होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो अधिकतर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू ऑल आर ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। भले ही वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हैं। अब इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कौन कितनी मेहनत कर रहा है किस सेक्शन में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका स्कोर इंग्लिश सेक्शन में होगा या नहीं होगा ये आपके मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी मेहनत और आपकी उस चीज़ को कवर करने की या फिर उस चीज़ को एकदम एफिशिएंट बनाने की पैशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दिमाग बिल्कुल हटा दो कि इंग्लिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल थे। इनकेस आपको कुछ और भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमारे पास हर चीज़ का आंसर है, ठीक है। तो चलो अब इंग्लिश सेक्शन की हम बात करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में हमें जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम 30 में से 25 प्लस कैसे स्कोर करें। चलो, उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। समझते हैं ना, अच्छे से एक एक चीज़ को समझते तभी हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला जो मैंने पार्ट डिवाइड किया है वो है वोकैबुलरी पार्ट। पहला जो मैंने सेक्शन डिवाइड किया है वो है वोकैबुलरी का। सेकंड जो मैंने सेक्शन डिवाइड किया है वो है रीडिंग का, और थर्ड है ग्रामर। इस 3 पार्ट को अगर आप अच्छे से समझते चलोगे तो मैं नहीं मानती कि 25 या फिर 25 से ज़्यादा नंबर आप स्कोर नहीं कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे, यकीन मानो। पर एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। देखते हैं अब सभी टॉपिक्स वो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। वोकैबुलरी में आपसे क्या पूछा जाता है? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। दूसरा जो पूछा जाता है वो है फिलर्स, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हम इसे कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। थर्ड, क्लूज टेस्ट। फोर्थ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ले लेती हूँ मैं फ्रेजल वर्ब्स को भी। ये जो इतने सेक्शंस हैं मेरे, ये मेरे आते हैं वोकैबुलरी के अंडर में। देखते हैं क्या है ये सबको। पहली बात है सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम जो कि आपके आरसी में पूछे जाते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके आरसी के आ रहे हैं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के होते हैं, ठीक है। इन चारों सेक्शन या फिर इन 5 सेक्शन को अच्छे से अप्रोच करने के लिए मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होना चाहिए। पहले इन सभी सेक्शन को इंडिविजुअली देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि हम वोकैबुलरी को अप्रोच कैसे करेंगे। देख, सिनोनिम एंटोनिम मैंने बताया आपको, समानार्थी विलोम शब्द पूछे जाते हैं, मोस्टली आरसी के पार्ट में ही पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, फिलर्स या फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नहीं, आपको एक सेंटेंस रहता है, बीच में एक ब्लैंक रहता है, उससे रिलेटेड आपको 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं। बैंक में 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब देखो, उन ऑप्शंस का जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो क्या उन वर्ड्स को या फिर उन ऑप्शंस को उस ब्लैंक में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। इसके लिए आपको उन 5 वर्ड्स जो आपको गिवन है उनके मीनिंग पता होने चाहिए, तभी तो उनको रख पाओगे। तो अगेन आ गया खेल किसका? वोकैबुलरी का। नेक्स्ट देखते हैं क्लूज टेस्ट। क्लोज टेस्ट कुछ भी नहीं है, इस फिल इन द ब्लैंक का बड़ा पार्ट है, आपको पता ही होगा। इनकेस नहीं पता तो देखो, क्लोज टेस्ट में कुछ नहीं होता है, एक पूरा का पूरा पैसेज होता है, ये पैसेज दिया है और बीच में क्या कर दिए हैं? ब्लैंक दे दिए, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। हर ब्लैंक को एक नंबरिंग दे दी है और हर नंबर से रिलेटेड आपको 5 ऑप्शंस दिए होते हैं। अभी जो 5 ऑप्शंस हैं ये भी वोकैब ही है। जब तक इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे, क्या इन वर्ड्स को यहाँ पे रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस रिसेंटली बैंक एग्जाम से पूछे जाने लगे हैं। बड़ा ही आसान सेक्शन है, सीधे नंबर मिलने का सेक्शन है, मतलब सीधे देखा, टिक किया, अपना आंसर हो गया, काम खत्म। ठीक, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होती हैं, रटना नहीं है, सिर्फ रिलेट करके याद करना है। रिलेट करके याद रखोगे आसान हो जाएगी चीज़ें। कैसे अटैम्प करना है अभी आने वाली है उस पर मैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स मोस्टली प्रिपोजिशन में मैं बताती हूँ, बट फ्रेजल वर्ब्स फिक्स प्रिपोजिशन भी इसको नाम दिया जाता है। मुझे वैसे इसमें इस सेक्शन में नहीं लेना चाहिए इसको, इस सेक्शन में आएगा ये बेसिकली, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आपके ये 4 पोर्शंस हैं, ये है सभी वोकैबुलरी से रिलेटेड। अगर बैंक के एग्ज़ाम दिया है और अगर आपको इन चारों में से किसी में भी दिक्कत हुई है, इसका मतलब आपने आपके वोकैबुलरी पर काम नहीं किया है। तो यकीन मानो, अगर बैंक एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आज से ही वोकैबुलरी पर काम करना शुरू कर दो। कैसे करें मैम वोकैबुलरी पर काम? कितने वर्ड्स हम याद करते हैं, आज याद रह जाते हैं, पर अगर 3 दिन बाद उन्हीं वर्ड्स को याद करते हैं वो याद नहीं रहते हैं। उसके लिए कुछ तरीका बताइए। तरीके हैं, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, जिसकी सीरीज़ मैंने चला भी रखी है, वो है एक तो रूट वर्ड्स का, आपको इन पे काम करना ही है, और एक है होमोफोन्स का। ये सीरीज़ मैं इसलिए साथ में चला रही हूँ ताकि आप लोग वोकैब को भी अप्रोच कर पाओ। रूट वर्ड सबसे बेस्ट तरीका है, आप n नंबर ऑफ वर्ड्स याद कर सकते हो। कैसे? एक रूट वर्ड याद करने से, एग्जाम्पल बैने या बॉन में बता चुकी हूँ, एक रूट वर्ड याद करने से उससे बनने वाले 5 से 10 वर्ड रेडी हो जाते हैं बिना रटे। बस याद क्या रखना है हमें, इसका मीनिंग। तो इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं। तो यकीन मानो, अगर वोकैबुलरी को अच्छा करना है, और वोकैबुलरी क्यों अच्छी करनी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो सेक्शंस आ रहे हैं हमें इनको अप्रोच करना है। तो यकीन मानो, अगर तुम वोकैबुलरी पर काम नहीं कर रहे हो तो भूल जाना कि ये 4 सेक्शन अप्रोच होने वाले हैं। इन 4 सेक्शन को हटा देना फिर अपनी लिस्ट में से, और अगर करना है तो वोकैबुलरी पर काम साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दो। आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। वोकैबुलरी कैसे अप्रोच करना है, ये रूट वर्ड और होमोफोन्स, इन दोनों पे काम करो। ठीक है, रूट वर्ड्स होमोफोन्स क्या हैं, इनकी साइमल्टेनियसली सीरीज़ मैंने चला रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वोकैबटॉनिक के नाम से वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, रूट वर्ड्स पे काम करो, होमोफोन्स हैं। एक और मेथड होता है जो कि मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ, वो है एसोसिएशन मेथड। एसोसिएशन मेथड, एसोसिएशन मेथड बड़ा अच्छा तरीका है और बच्चों को भी बड़ा पसंद आता है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, फिर और चीज़ें करेंगे हम डिस्कस उससे। एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना या फिर रिलेट करना, किसी भी चीज़ से रिलेट करके याद करना। जैसे एक वर्ड है, मान लो सबैटिकल, आपको मीनिंग पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझो। सबैटिकल का मतलब होता है लीव, ब्रेक या पॉज, या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो छुट्टी। कुछ समय तक आप काम कर रहे हैं, ब्रेक लिया है, पॉज लिया है, तो उसको आप कहते हो सबैटिकल। आपने सुना होगा सबैटिकल लीव्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये होता है सबैटिकल का मतलब। अब देखो, इस वर्ड को मुझे याद करना है तो उसको मैं याद कर रही हूँ किससे, एसोसिएशन मेथड से। कैसे याद करूँगी? एसोसिएशन का मतलब जोड़ना, किसी भी चीज़ से जोड़ कर याद करो। कैसे? अब देखो, इस वर्ड को मैंने तोड़ लिया, सब बातें कल। सब को मैंने लिखा सब बातें कल। ठीक है, सब बातें कल करेंगे, आज क्या है, आज तो छुट्टी है। तो जैसे अब अगर आपको सबैटिकल वर्ड दिखेगा, आपने रिलेट करके, एसोसिएट करके याद किया, तो कैसे याद कर लिया, सब बातें कल, आज क्या है, छुट्टी है। आई होप याद हुआ होगा। इसी तरह से एक और वर्ड देखते हैं, कैनरस। कैनरस, कैनरस का मतलब होता है मेलोडियस, मधुर। हिंदी में हम कहते हैं ना, बड़ी कैनरस वॉइस है। जैसे लता मंगेशकर जी की इस बहुत कैनरस वॉइस है, मतलब बहुत मधुर, डलसेट वॉइस है, मीठी आवाज़ है, ये होता है मेलोडियस। ठीक है, कैसे याद करें? फिर से याद करो, एसोसिएशन किसी से जोड़कर। अच्छा, इसको मैंने कैसे एसोसिएशन से याद किया, जो घोल दे, क्या घोल दे, कानों में रस,
जो कानो को, आपने कैनो को कैसे लिखा, सुना या पढ़ा, कानो, रस को कैसे, रस, कानो रस, जो घोल दे कानों में, जो घोल दे कानों में रस, ये क्या हो जाता है, कैनरस। जो घोल दे कानों में रस मतलब बड़ा मधुर लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखो अभी आपको ये 2 वर्ड अगर नहीं याद रहे हो या फिर नहीं याद हो तो आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से, एक तो सबार्टिकल और कैनरस। और ये यकीन मानो ज़िंदगी भर जब आप एकदम लास्ट स्टेज में होंगे ना लाइफ के, तब भी अगर आपके नाती पोते अगर आपसे पूछेंगे कि दादाजी या दादी कैनरस का मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे कि जो घोलते कानों में रस, एकदम मधुर मीठा। ठीक है, तो यही तरीके होते हैं अप्रोच करने के लिए। यकीन मानो इंग्लिश को रटना अगर अभी तक रटा है तो छोड़ दो रटना, इतने अच्छे तरीके से या फिर इंटरेक्टिव वे में उसको अप्रोच करो, बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी इंग्लिश को अप्रोच करने की। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इंग्लिश या फिर बैंक के हिसाब से इंग्लिश को अच्छा करना है, वोकैबलरी को अच्छा करना ही है। वोकैबलरी के लिए मैंने आपको बता दिया, रूट वर्ड पे काम करो। रूट वर्ड कैसे करें मैम, तो उसकी मैंने सीरीज़ चला रखी है, उन वीडियोज़ को देखो। ठीक है, हर दिन अगर 10 से 12 वर्ड्स भी करोगे तो यकीन मानो बहुत बढ़िया लिस्ट हो जाएगी और अच्छे से अप्रोच कर पाओगे सेक्शंस को। दूसरा होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, इसकी भी सीरीज़ मैंने चला रखी है। जैसे कि होमोफोन्स की अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है राइट, एक होता है राइट। होमोफोन्स बेसिकली वो वर्ड्स जो साउंड में सेम होते हैं बट मीनिंग जिनका अलग होता है। आप इन दोनों को रीड करोगे तो राइट और ये भी क्या है, राइट, बट मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन सभी वर्ड्स में अंतर पता होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको अच्छे से समझ पाओ और उनको पुटअप कर पाओ क्वेश्चंस में। ठीक है, आई होप इन तीनों पे आप काम कर लोगे, एक रूट वर्ड, होमोफोन्स और एक एसोसिएशन मेथड। हाँ, एसोसिएशन मेथड पे कई मुझे बच्चों ने बोला है मैम वीडियोस बनाई एसोसिएशन मेथड पर, तो जल्दी ही मैं ट्राई करूँगी कि एसोसिएशन मेथड पर मैं वीडियोस बनाऊँ। दूसरी बात, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं हर एक टॉपिक को तो बता ही रही हूँ। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत वीक है या फिर आप उसके ऊपर वीडियोस चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उन पर मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। होता है ना कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट वीक है या फिर किसी का इडियम्स एंड फ्रेजेस वीक है, एरर डिटेक्शन नहीं बनता है, एरर डिटेक्शन की तो हम सीरीज चला ही रहे हैं। इनकेस आपको कोई भी सेक्शन लगता है कि आरसी में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। चलो नेक्स्ट आते हैं हम रीडिंग पर। चलो रीडिंग देखते हैं, रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए देखते। रीडिंग पढ़ना सबसे सुन रखा है। अच्छा, सबसे सुन रखा है से पहले मैं आ जाती हूँ रीडिंग से रिलेटेड मेरे एग्जाम में क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं। एक होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और ये एक है और ये सब कुछ, ये मान के चलो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, मोस्टली मेंस में पूछे जाते हैं, प्री में तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस हैं। अगर बैंक में 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो ये मानो 10 से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ आरसी के ही होते हैं। अब ये होता क्या है आरसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझो पहले नाम से। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन या फिर कॉम्प्रिहेंड करना या फिर समझना। पढ़कर कुछ नहीं करना है, समझना है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसी पैराग्राफ में क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। बड़ा सिंपल पार्ट है। मैं तो हमेशा क्लास में कहती हूँ कि अगर आरसी के 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये तो वो पार्ट है भाई जहाँ पर आपको ये मान लो ये आरसी दिया गया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो इसका आंसर भी यहीं पर है, तो यहीं पर क्वेश्चन बना है और यहीं पर कहीं पर आंसर छुपा हुआ है। तो ये तो एक ऐसा सेक्शन है जो 100% जाना चाहिए। इसके लिए कोई एक्सटर्नल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए बस ज़रूरत पड़ती है पढ़कर समझने की। अभी पढ़कर समझना कैसे अच्छा बनाए, तो उसके लिए आपने हमेशा सुना होगा कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ओके, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? द हिंदू पढ़ा करो। ठीक है, द हिंदू में क्या पढ़े? एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा करो। ठीक है, द हिंदू भी ले लिया, एडिटोरियल पार्ट भी खोल लिया। अब एडिटोरियल पार्ट जब पढ़ने बैठे
तो जब उसकी एक लाइन पढ़ी तभी से सारी मोह माया उठ गई कि मुझे नहीं देनी कोई बैंक एग्ज़ाम और ना मुझे ये न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद फिर कहीं से कहीं सुन लिया कि यार इंग्लिश अच्छी इंप्रूव करनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तो फिर से वो न्यूज़पेपर उठाया, पहली लाइन पढ़ी, चलो अब की बार पूरी का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी कोशिश करी पूरा ध्यान लगा कर। तो हुआ ये कि जब हम लास्ट पैराग्राफ तक पहुँचे या फिर लास्ट लाइन तक पहुँचे तो पहले क्या लिखा था वो सब भूल गए, सब दिमाग से वैनिश्ड। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो आप नए नहीं हो, और अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश वीक है। तो ये दिमाग में से पहले से हटा दो, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हर बिगिनर मतलब हर बिगिनर कोई भी हो, कोई एकदम जो न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल पार्ट लिखते भी है ना, वो भी जब बिगिनर थे तब उनके साथ ये प्रॉब्लम आती थी। तो आप नए नहीं हो। अब आपको आपकी ये जो स्टेज है, आप जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज को इम्प्रूव करना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट करो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि सीधे एडिटोरियल पार्ट पढ़ना शुरू करो। हाँ, अगर आप देखो, दो तरीके से बच्चे हैं कि एक बच्चा है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है और एक ऐसा बच्चा है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है पर हिंदी का पढ़ता है, और एक ऐसा बच्चा है जिसने आज तक छुआ ही नहीं न्यूज़पेपर, ठीक है। क्या होता है, फेसबुक से न्यूज़ पता चल जाती है, थोड़ा बहुत फॉरवर्डेड मैसेजेस आ जाते हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस आ जाते हैं, उनके थ्रू न्यूज़ पता चल जाती है। ये तीन तरह के बच्चे। तो देखो, अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं, वो भी इंग्लिश के, उनको ले रही हूँ मैं सबसे पहले। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वो भी इंग्लिश का, आप एडिटोरियल सेक्शन पर भी आते हैं पर समझ में नहीं आती चीज़ें, आप जब नीचे वाली लाइन तक आते हो तो पहले वाला भूल जाते हो, लिंक नहीं कर पाते हो, ठीक है, पार्सिंग नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी पैराग्राफ है उसको तोड़ो। अगर मान लो आपका ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, तो यहाँ से अगर सेंटेंस मान लो सेंटेंस द से स्टार्ट हुआ है और पहला फुल स्टॉप यहाँ पर कहीं पर आके लगा है, तो बस आपका काम अब इतना है कि आप ये द से लेकर इस फुल स्टॉप तक की बात को समझो, और कुछ काम नहीं है। और हाँ, दूसरा बात ये नहीं है दिमाग में बिठा लेते कि 15 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ना है कि आधे घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ना है। नहीं, अगर आपको 3 घंटे भी लग रहे हैं ना न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट को पढ़ने में स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ यही होता है, ठीक है। तो टाइम डजंट मैटर, व्हाट यू इंटरप्रेट एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड मैटर्स, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है एडिटोरियल को पढ़ने में, ये मैटर कभी भी नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आ चुका है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको जब भी एडिटोरियल का पार्ट आया है तो इतना रीड करो, इसको समझो। इतना समझ लिया? अब ठीक है। अब इसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आपने आज तक सुना ही नहीं होगा, ना पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, लेट्स से यहाँ पर आपको मैलेडिक्ट मिल गया, मीनिंग नहीं पता, ठीक है। तो क्या करो, एक नोटबुक लेके बैठो, जो भी वर्ड ऐसा मिलता है उसको तुरंत नोट करो और इसको सर्च करो, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसका तुरंत मीनिंग लिख लिया। यकीन मानो जब रेगुलरली ऐसा करोगे ना तो आपकी डिक्शनरी में 1000 वर्ड ऐसे होंगे जो समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और वही वर्ड्स रिपीटेडली न्यूज़पेपर में भी रिपीट होते हैं और वही वर्ड्स एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो रेगुलरली इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, ये पढ़ लिया, अब इसके बाद इस पोर्शन पे आओ, इसको यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली 2 सेंटेंसेस हो गए, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। अब वापस से इसको पूरा का पूरा यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करो। जब यहाँ तक समझ में आ जाए, आप रिलेट कर पा रहे हो, पार्सिंग कर पा रहे हो, फिर आगे बढ़ो, ठीक। कभी भी वन फ्लो में, वन रीड में न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना है, हमें चीज़ों को तोड़ना है। जब तोड़ना या फिर तोड़ कर डिवाइड कर करके चीज़ों को रीड करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी के स्टूडेंट को लेती हूँ, जो न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं पर हिंदी का पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका वाले हैं। उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि बेटा आप
पढ़ते हो, दैनिक भास्कर पढ़ते हो, पत्रिका पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे एग्ज़ाम के लिए जो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है वो है इंग्लिश का न्यूज़पेपर, और जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है वो है द हिंदू। तो उसको उठाओ, उसको पढ़ने की कोशिश करो, और फर्स्ट डे जब रीड करने बैठो द हिंदू को तो सीधे एडिटोरियल पे मत आ जाना, ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल मन उठ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग से करोगे क्या, न्यूज़पेपर देखना, और जो भी तुम्हें न्यूज़ रीड करने में अच्छी लग रही है, मान लो बॉलीवुड से है, स्पोर्ट्स से है, इकोनॉमी से है, कोई भी न्यूज़ तुम्हें रीड करने में अच्छी लग रही है, बस उसको रीड करो, ठीक है। रीड करने के बाद समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे 3-4 ब्लॉग्स उठा लो उसमें जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस करो करीबन 10 से 15 दिन तक। एडिटोरियल पे नहीं आने की कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब जब 10 से 15 दिन तक तुम्हारी रेगुलर हैबिट हो जाएगी न्यूज़पेपर रीड करने की, फिर धीरे धीरे शिफ्ट करो एडिटोरियल पार्ट पे, ठीक है, पर शिफ्ट जरूर करना है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, जिन्होंने आज तक न्यूज़पेपर उठाया ही नहीं है, होता क्या है न्यूज़पेपर, उनके लिए बात कर रही हूँ। तो उठाना तो है न्यूज़पेपर, क्यों, क्योंकि हमें बैंक ऑफिसर बनना है, और बैंक ऑफिसर बनने के लिए इंग्लिश तो कहीं ना कहीं अच्छी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको डेटा बता दिया है 40% बच्चे रिजेक्ट होते हैं एग्जाम्स में जस्ट बिकॉज उनकी इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो अगर बैंक ऑफिसर बनने का सपना लेकर चल रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैसे मेहनत करनी है, सेकंड टाइप का जो कैटेगरी का स्टूडेंट था उसके जैसी ही मेहनत आपको करनी है। आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़। न्यूज़पेपर कैसे अप्रोच करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। न्यूज़पेपर के ऊपर एक हम डिटेल में सेशन लेंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर को या एडिटोरियल पार्ट को कैसे पढ़ते हैं, उससे वोकैब किस तरह से निकालते हैं, वो सब चीज़ें हम डिटेल में लेंगे। दूसरा, जो द हिंदू की लैंग्वेज होती है, द हिंदू में जिस तरह के एडिटोरियल्स आते हैं, सेम लैंग्वेज यूज़ की जाती है बैंक एग्ज़ाम के आरसीज़ में, खासकर अगर मैं पीओ की बात करूँ, ठीक है। पीओ के जो आरसीज़ आते हैं उनकी टोन, उनकी लैंग्वेज सेम होती हैं द हिंदू की टोन से, लैंग्वेज से। तो अगर आपकी आदत रेगुलर प्रैक्टिस में द हिंदू पढ़ने की है, तो जब आपके सामने एग्ज़ाम में आरसी आएगा तो आपके लिए कुछ नई चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है तो आप उसको आसानी से अप्रोच कर लोगे, ठीक है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि द हिंदू पढ़ा करो, ठीक है। दिक्कत तो आएगी बेटा। दूसरी बात ये कि एक दिन पढ़ते हैं जोश में, दूसरे दिन थोड़ा बहुत बचता है, तीसरे दिन भी थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं, बट चौथे दिन तो साइड करो ना, फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम चला लें, व्हाट्सएप चला लें, टिकटॉक चला लें, ठीक है। ये सबसे मन उठ चुका होता है हिंदू वगैरह से। तो मैं आपको यही बताऊंगी, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो एक 21 डेज़ थ्योरी होती है। 21 डेज़ थ्योरी मैं हमेशा बताती हूँ। किसी भी चीज़ पर अगर आप 21 दिन तक काम कर लेते हैं तो बॉडी उससे एडजस्ट कर लेती है। अगर आपको कोई भी हैबिट ऐसी बनानी है जो आप रेगुलर में लाना चाहते हो, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि अगर मान लो आपको सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करनी है कि यार सुबह 6 बजे उठ के रनिंग पे जाना है, सुबह 6 बजे उठ के योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, तो उस प्रैक्टिस को बस 21 दिन तक कर लो। 22वें दिन बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाती है, बॉडी क्लॉक बन जाती है। बॉडी क्लॉक के बारे में आपने सुना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई है आपको, उसको बस 21 डेज़ तक करना है। मन मारो थोड़ा, ठीक है, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बैंक ऑफिसर बनना है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दूसरा, एक और कारण न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या होता है, न्यूज़पेपर देखो जब पढ़ते हो, जैसा कि मैंने बोला कि जो एग्ज़ाम्स में हमारे आरसीज़ आते हैं तो उनमें जो टर्म्स रहती हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जीडीपी से रिलेटेड आती है चीज़ें, इन्फ्लेशन से रिलेटेड आती हैं, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आती हैं, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड आती है। तो अनटिल और अनलेस आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होगी तो आप उनको समझ नहीं पाओगे एग्ज़ाम वाले दिन। अगर मान लो आपने आज तक नहीं सुना है इन्फ्लेशन क्या होता है और ऑल ऑफ अ सडन आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एकदम नेव हो, और आपने एग्ज़ाम के आरसी में फर्स्ट टाइम देखा इन्फ्लेशन, तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना, ठीक है। तो उस तरह के टर्म्स की प्रैक्टिस कौन कराता है? न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट कराता है। अब आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर की कितनी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर आपको 30 में से 15 नंबर ला के दे रहा है,
ये बात याद रखना। और 15 से कम ही, मतलब 11 या 12 नंबर ही कट ऑफ होता है। तो अगर इस सेक्शन को कर लोगे ना तो नैया पार लग जाएगी, यकीन मानो। ठीक है, तो रीडिंग आई थिंक क्लियर होगी। न्यूज़पेपर ही एक स्टैंडर्ड है बैंक एग्जाम्स के लिए, और उसके लिए भी सबसे ज़्यादा द हिंदू स्टैंडर्ड है। कैसे पढ़ोगे वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं एक सेक्शन ले लूँगी जिसमें हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ा जाता है। चलो, नेक्स्ट है ग्रामर। चलो, ग्रामर से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसे और देख लेते हैं। यहाँ पे आरसी था और इन्फ्रेंसेस था। ग्रामर से अगर हम लिस्ट बनाएं तो आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछा जाता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है, स्टार्टर्स पूछे जाते हैं। स्टार्टर्स जिन्हें कनेक्टर्स भी कहा जाता है। मैच द कॉलम भी पूछे जाते हैं आजकल, मैच द कॉलम। और भी सेक्शन, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? नहीं, ऑलमोस्ट हमारे कवर्ड हैं। एक हमारा बस पैराजम्बल्स रह गया, उसको हम अलग कैटेगरी में लेंगे, रीडिंग में ही आ जाता है। पैराजम्बल्स कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो चलो, ग्रामर में एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स और मैच द कॉलम है। ठीक है, ग्रामर क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इन सब का सेशन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 में ले चुकी हूँ। कितनी इंपॉर्टेंस है ग्रामर की। ठीक, दूसरी बात, जो 95% गलती करते हैं बच्चे वो ये कि इनके रूल्स को रटते हैं कि भाई ये वर्ड ऐसा कैसा आएगा, इसको रट लो बस, बात ख़त्म। हाँ, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? कब तक रटोगे चीज़ों को? रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। दूसरी बात, अगर इन सब सेक्शंस पे अच्छा होल्ड करना है तो सेम चीज़ रिलेट करो जैसा मैंने बताया था मैथ्स और रीजनिंग का। रीजनिंग में जितनी ज़्यादा पजल्स करते हो उतने ज़्यादा हाथ अच्छा होता है। सेम फॉर इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू बी एफिशिएंट इन इंग्लिश सेक्शन, सो द प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। प्रैक्टिस करना ही एकमात्र की है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, एरर डिटेक्शन जानते हैं क्या होता है? एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस रहता है, ग्रामेटिकल पार्ट को आपको देखना पड़ता है किसमें सही से नहीं यूज़ किया है एरर को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वही एरर वाला पार्ट है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, एक फ्रेज रहता है, हाईलाइटेड रहता है, उसको आपको रिप्लेस करना रहता है सही फ्रेज से। स्टार्टर कनेक्टर्स पूरा कंजंक्शन पर रिलेटेड है। कंजंक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है बैंक एग्जाम्स, क्योंकि उससे रिलेटेड उन्होंने एक अलग से टॉपिक ही डाल दिया है। ये पूरा कंजंक्शन पे बेस्ड रहता है, कुछ नहीं रहता। 2 सेंटेंस रहते हैं, 2 या 3 सेंटेंस रहते हैं, उनको आप किस तरह से जोड़ोगे किससे? कंजंक्शन से। तो बस उन्हीं का यूज़ रहता है। नेक्स्ट मैच द कॉलम रहता है, एक कॉलम दूसरा कॉलम, कौन से वर्ड को कौन सा सेंटेंस, या फिर कौन से सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है, कौन से सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस सही एरर या फिर सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, वो आपको मैच करना होता है। ठीक है, इतने सेक्शन तो हमारे एरर डिटेक्शन वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसको मैं रेज कर देती हूँ। देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। तो देखो, अगर आपको करना है, आपका सेक्शन अच्छा करना है ग्रामर में, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, वर्ब। और वर्ब में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, SVA बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट है टेंसेस। टेंसेस आर द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस की नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन आता है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, ये इतने जो टॉपिक्स हैं, या दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिपीटेडली जो लास्ट 5 या 6 ईयर्स की स्टडी की गई है, मैंने अच्छे से पेपर्स को देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डिटेक्शन में, तो जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो इन 5 या 6 पार्ट्स पर ही बने हुए थे। मतलब ये मानिए कि प्रपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, टेंसेस और एडवर्ब, एडजेक्टिव ये बहुत फेवरेट हो गए हैं बैंक एग्जाम्स के। ठीक है, तो आपको इन सेक्शंस को बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, एडवर्ब और एडजेक्टिव करने के लिए आपका बेस होना चाहिए किसका? नाउन का और प्रोनाउन का। जब तक इनका बेस नहीं है तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये तो चीज़ें अपने आप आ ही गई हैं, और थोड़े बहुत आर्टिकल के क्वेश्चंस भी आ ही जाते हैं। बट दीज 5 पोर्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते आए हैं। और इन सब में अगर मैं कंजंक्शंस की बात करूँ तो इस पर तो उन्होंने एक अलग ही पूरा का पूरा सेक्शन दे दिया है कि वो इन्हीं पर क्वेश्चंस मोस्टली। इनके अलावा एक पोर्शन और है, वो है वॉइस का। बच्चे बोलते हैं वॉइस के डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैम बैंक में आते नहीं हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट उनका कॉन्सेप्ट काम आता है। कोई भी सेंटेंस की दो वॉइस होती हैं, या तो एक्टिव होती है या पैसिव होती है, तो उसके कॉन्सेप्ट से एरर्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है और इनको करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए भी हमने एरर डिटेक्शन की सीरीज चला रखी है। हार्डली मैं 20 से 25 मिनट की वीडियोस बनाती हूँ, उनमें बस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते चलो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दो, जितने ज़्यादा जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल जाए उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, बस एक ही रास्ता है अगर सेक्शन को अप्रोच करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, एक लास्ट जो हमारा पोर्शन बच गया है वो है पैराजम्बल्स का। पैराजम्बल्स या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। सी, पैराजम्बल्स आपको पता ही होगा, 5 से 6 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उनको आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। देखो, अभी तक क्या होता था कि बैंक का जो पैराजम्बल्स का सेक्शन था वो बहुत टफ माना जाता था, क्योंकि उसमें सीधा आपसे पूछा जाता था कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा रहेगा रीअरेंजमेंट के बाद, और कुछ सेक्शन के क्लू नहीं रहते थे, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी। पर रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में बैंक्स ने क्या किया, अपने पैटर्न को थोड़ा एसएससी पैटर्न का किया है। उसमें उन्होंने क्या करा कि जो सेंटेंसेस होते हैं, 5 से 6 सेंटेंस तो होते हैं, बट जो ऑप्शंस देते हैं वो ऑलरेडी सेंटेंस अरेंज करके दे देते हैं। जैसे ऑप्शंस कैसे मिलते हैं आपको, ADEC, AECD, इस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आप क्या करते हो, सीधे ऑप्शंस को चेक करते हो, कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, उस हिसाब से अप्रोप्रिएट चेक कर ले आते हो, देख लेते हो। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का आ रहा है तो दिस इज़ द ईजीएस्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर पैराजम्बल्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसका मैं पर्टिकुलरली इंडिविजुअली वीडियो एक बनाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि कितना भी टफ लेवल हो इसको अप्रोच कैसे करना है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। दूसरा कि बैंक एग्ज़ाम करने के लिए मार्केट में 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा जो बैंक के एग्ज़ाम 1 या 2 बार दे चुका है, ठीक है, मतलब उसको प्रिपरेशन करते टाइम हो गया है, ठीक है, मतलब वो 1-2 बार अटेम्प्ट कर चुका है एग्ज़ाम को। दूसरे तरीके का बच्चा है जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठने वाला है, मतलब उन्होंने आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है बैंक का और फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे। तो दोनों बच्चों के लिए मेरे पास एक सजेशन है, प्लीज़ आप जो भी कैटेगरी के लिए हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहला, अगर आपने बैंक एग्ज़ाम 2 या 3 बार या 1 या 2 बार अटैम्प्ट कर लिया है तो फिर इंग्लिश सेक्शन को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सी, अगर आपने 2-3 बार अटैम्प्ट कर लिया है बैंक एग्ज़ाम को तो आपको ये तो पता है कि आपको इंग्लिश सेक्शन में कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्शन वीक है। लेट्स से आपका इंग्लिश सेक्शन में क्लोज आरसी ये स्ट्रॉन्ग है, बट वीक क्या है, आपसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपका काम अब ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसे तो स्ट्रॉन्ग बना के रखना ही है। इसका मतलब ये, अगर क्लोज टेस्ट और आरसी से मिला के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से कम आप 15 तो स्कोर कर ही लो। ठीक, अब वीक सेक्शन क्या है आपका, एरर डिटेक्शन का। तो एरर डिटेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर रूल्स को पढ़ो, उन्हें समझो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। इसका मतलब बस मेरा इतना है कि हर सेक्शन से ये देख लो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है। स्ट्रॉन्ग ही रहे और वीक को भी स्ट्रॉन्ग के सेक्शन में लेकर आ जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम में टाइम है और ये बात दिमाग से हटा दो कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले, एग्ज़ाम होंगे। ये बस ये लॉकडाउन का जो बीच में फेज़ आ गया है वो एक ऐसा फेज़ आ गया है जिसको हमें स्किप करके सीधे बैंक एग्ज़ाम के लेवल पे जाना है। तो ये जो टाइम मिला है ना लॉकडाउन का, इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करो कि सीधे एग्ज़ाम में बैठोगे और क्रैक करोगे। ठीक है, कोई फिर इफ़ और बट नहीं रहेगा, सीधे आपके एग्ज़ाम्स क्रैक होनी चाहिए। और ये दिमाग में से हटा दो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई नहीं होने वाला है, अब तो सब ख़त्म है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल जोन में आएगी, चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पे आएंगी, एग्ज़ाम्स होंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, आप अपने आप से खुद से पूछिए, क्या कल की डेट में एग्ज़ाम हो जाती है, लेट्स से कल आपका पेपर है SBIPO का, तो क्या आप उस स्टेट में हैं कि आप कल बैठोगे और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आपका? आंसर क्या है? नहीं ना। तो जिस दिन ये आंसर मिल जाए ना कि हाँ यार मैं उस लेवल की प्रिपरेशन पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ,
वो दिन होगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एग्ज़ाम तो होने ही नहीं वाले हैं, क्या करना पड़ के, सब बकवास बातें हैं, तो बस अपने आप से एक बात पूछ लो, कल मेरा पेपर है, तो क्या आज मैं उस स्टेट में हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूँ और क्रैक हो जाए? तो आंसर ना ही है, और उस ना को हमें हाँ में कन्वर्ट करना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए तो हर चीज़ सेम है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो सेक्शन अच्छा लग रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग में जा रहा है, जो सेक्शन में क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं वो वीक में जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग को और अच्छा बनाओ और वीक पर मेहनत करो। ये काम आप सभी को करना है, ठीक है। आई होप ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी सेक्शन और रीडिंग सेक्शन तीनों से रिलेटेड आपको आंसर्स मिल गए होंगे। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। दूसरा, आपको अगर किसी भी सेक्शन में वीडियोस बनवाने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके मुझे बताइए कि किस सेक्शन में आपको वीक लगता है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, ठीक है। बाकी हम उस चीज़ के ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप सभी 30 में से 25+ स्कोर करके लेकर आएंगे। दूसरा, अगर वीडियो आपके किसी फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी भी इंग्लिश वीक है, शायद उसके लिए भी मददगार हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर करिए उन सभी तक, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और नेक्स्ट सीरीज़ का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।